नमस्कार। रेडियो, जिसे आजकल आकाशवाणी भी कहा जाता है, कभी एक क्रेज़ हुआ करती थी। क्या आप जानते हैं कि रेडियो खरीदने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था? वक्त गुजरने के साथ बहुत सारे साधन इंफॉर्मेशन के, एंटरटेनमेंट के आए, लेकिन रेडियो की उपयोगिता आज भी वही है। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनकी आवाज़ से आप भली भांति परिचित हैं, रेडियो सखी माधवी। मैडम, आपका एक्सेल स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश्वर सिंह जी, मुझे याद करने के लिए और अपने श्रोताओं के साथ कुछ अपने जो तजुर्बात हैं उन्हें साझा करने के लिए आज आपने जो मुझे सुअवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैडम, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि रेडियो कभी एक क्रेज़ हुआ करती थी। हालांकि रेडियो आज भी क्रेज़ है, लेकिन क्या यही क्रेज़ थी जिसने आपको आकर्षित किया रेडियो की तरफ? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं केवल मात्र 6 साल की थी जब हम लिंक रोड के पास मस्तगढ़ में रहा करते थे और वहाँ बच्चों के प्रोग्राम के लिए हमें किसी ने कहा कि बच्चों के प्रोग्राम में लाइव अगर जो भी बच्चा एक स्लिप पढ़ लेता है उसको 15 रुपये मिलते हैं। अच्छा। तो वो अपने आप में इतना आकर्षण था। मैं बात कर रही हूँ सन 1970 की। और रेडियो के माध्यम से सुनना भी, अपनी आवाज़ सुनना बहुत एक बड़ा क्रेज था। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। आप खुद आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं पिछले कई दशकों से। तो एक बरगद का पेड़ था वहाँ, जिसे पहले बेगम की हवेली कहा जाता था। अब तो वो नहीं है ढांचा वहाँ पे। तो वहाँ कुछ स्लिप्स, प्रिंटेड स्लिप्स को बच्चों को दिया जाता था। जो भी बच्चा बिना फंबल के वो पढ़ लेता था, स्लिप को पढ़ लेता था, उसे मौका दिया जाता था लाइव माइक्रोफोन पे जाने का। क्योंकि तब बच्चों का प्रोग्राम रिकॉर्डेड नहीं होता था, लाइव होता था। तो हमने वो सिलसिला शुरू कर दिया। अपने पाँव पर खड़े होने का स्वावलंबन जो था वो शुरू से साथ में था और 15 रुपये मिलते थे। उस ज़माने में 15 रुपये बहुत हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है कि वापस जब अपने घर की ओर जाते थे, रावलपिंडी के सामने एक बुजुर्ग बैठा करते थे। वो 1-1 रुपये की दूध के पाउडर की पूड़ी बेचा करते थे। तो मैंने अपने भाई को चिढ़ाने के लिए 15 रुपये की 15 पूड़ियाँ लेके घर चले जाना ताकि मैं उन पर धोस जमा सकूँ कि ये मेरी अपनी कमाई है। रेडियो का जो पैशन था वो मेरा बचपन से था। अपने सरहने के नीचे 6 साल की उम्र में तो एक बड़ा रेडियो हुआ करता था घर में, जो पहले हर घर में पाया जाता था। तो उसमें हमने ज़रूर तामिल इरशाद सुनना, उर्दू सर्विस सुननी। और फिर मेरे पिताजी ने, प्रोफेसर रामस्वरूप गुप्ता जी ने, उसको मुझे करेक्ट करना कि अगर मेरे तलफ़ुज़ में कहीं कोई गलती हो जाती तो वो मुझे करेक्ट करते थे। रेडियो से उच्चारण बहुत शुद्ध होता है। उच्चारण ही उसका एक मील कहते हैं ना, उसकी फाउंडेशन है। उच्चारण नहीं है, भाषा का कुछ, भाषा का कत्ल वो नहीं अफोर्ड कर सकता। और अगर किसी ने उच्चारण सीखना है, अपनी भाषा की शुद्धता को सुधारना है, तो रेडियो से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और लेकिन रेडियो बहुत टफ भी है इसी लिहाज से। बिल्कुल सही कहा आपने राजेश्वर जी। ये कोई इतना आसान नहीं है कि हर कोई इसमें आ सकता है। सबसे पहले रेडियो का जो लहजा है, रेडियो का जो हम डोगरी भाषा में कहते हैं, जरा उधर स्वातम है, जब तक आप उसे समझेंगे नहीं तब तक इसमें आप अपना एक मुकाम नहीं बना पाएंगे। पैशन बनाइए, इसे अपना जुनून बनाइए और उस हद तक इससे इश्क कीजिए कि ये आपका जुनून बनकर आपको कामयाबी के मुकाम तक ले जाए। बच्चों का जो कार्यक्रम रहता था, वहीं से लोग पैशनेट होकर फिर युवानी सर्विस की तरफ आकर्षित हुआ करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने मुझे उसी तरफ लिया जहाँ मेरा सफ़र शुरू पूरी हुआ। जर्नी उसी तरह से चलेगी। बच्चों के प्रोग्राम में पहले काकली था, फिर बाल जगत था, नन्हे मुन्नों का प्रोग्राम था। करते करते युवाओं का प्रोग्राम शुरू हुआ। बाल कलाकार पहले मैं बनी ड्रामास के लिए, बच्चों का रोल मिलता था ड्रामास में। उसके बाद युवानी में मेरी पसंद फिल्म संगीत का कार्यक्रम होता था। वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम था, म्यूजिक ऑफ माय चॉइस। वो भी क्योंकि मेरे पे एक धब्बा था कि ये कॉन्वेंट में पढ़ती है, तो वो धब्बा मेरे पे अंग्रेजी का था। लेकिन मैंने उस धब्बे को बड़ी मुश्किल से और मशक्कत से दूर किया कि इससे मेरी भाषा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे मशक्कत बोला तो हिंदी के साथ डोगरी, हाँ, मैंने और उर्दू क्योंकि मुझे सभी भाषाओं पे कमांड होना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। और अपने आप को उसमें, उस भाषा में, उसके सांचे में ढालना बहुत आवश्यक है। और जब मैं ये सब करती चली गई और मेरी पढ़ाई साथ साथ चल रही थी, तो मेरे पिताजी के सपने कुछ और थे कि वो मुझे KS IAS बनाना चाहते थे। लेकिन मैं अंदर ही अंदर अपनी सुरंग जो थी वो निकालती चली जा रही थी, क्योंकि रेडियो मेरा पैशन बन चुका था। और बाल कलाकार के रूप में फिर मैं
दूसरी आर्टिस्ट बन गई, बाल कलाकार को पीछे छोड़कर ड्रामास में। और एक समय आया कि जब मैंने बीएससी होम साइंस की तो मैं एमएससी करना चाहती थी, लेकिन मेरे पिताजी मुझे बीएड करवाना चाहते थे। टीचिंग जॉब में? मैं टीचिंग करना नहीं चाहती थी, टीचिंग वाज नेवर माय कप ऑफ टी। मुझे नहीं लगता था मैं अच्छी टीचर बन सकती हूँ, क्योंकि मैं रेडियो में ही रहना चाहती थी। तो उन्होंने ज़बरदस्ती वो मुझसे करवाई, ये कहकर कि ज़िंदगी में खुदा ना करे कोई आपके ऊपर कोई बुरा समय आ जाए तो कोई प्रोफेशनल डिग्री हाथ में होनी चाहिए। तो पहले के बच्चे अपने माँ बाप की जो बात है वो पत्थर की लकीर होती थी, ना हो ही नहीं सकती थी। उन्होंने करवाई, हमने की। जब कॉन्वेंट वालों को पता चल गया एक्स कॉन्वेंटी बीएड कर चुकी है, तो हमें कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए जाना पड़ा। तो 1 साल जब मैंने पढ़ाया तो सिस्टर जो इंचार्ज थी प्रिंसिपल, उन्होंने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। तो मुझे लगा माधवी भागो यहाँ से, अब तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पे। उस दौरान आप कैजुअल करते रहे? मैं कैजुअल अनाउंसर बन चुकी थी। और मैं सीधा कॉन्वेंट स्कूल से सुभाष शर्मा जी नॉन ब्रॉडकास्टर, खेल जगत कार्यक्रम में मुझसे कंपेयरिंग करवाया करते थे। सुभाष शर्मा जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, सुभाष शर्मा जी का भी बहुत बड़ा हाथ है रेडियो कलाकार पैदा करने में। युवानी में खासकर जो लोग काम किया करते थे उनको आगे तक ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान। मेरी भाषा में शुद्धता का वो जो एक स्पाइस, एक मसाला ऐड करने में सुभाष जी का बहुत रोल है। प्यार से, बड़े हंसते हंसते उन्होंने गलती निकाल के उसको सुधार देना और दूसरे दिन 10 बार बुलवाना कि तुम लड़की ठीक बोल रही हो कि नहीं। लेकिन कुछ लोग टफ भी हुआ करते थे सिखाने में, बहुत टफ हुआ करते थे। हम बहुत खुशकिस्मत, आपने बिल्कुल सही कहा राजेश्वर जी, कि जैसे आपने खुद कहा कि माइक पे कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग सुन रहे हैं, हजारों लोग सुन रहे हैं। आपने वो सुना होगा, एक धारावाहिक फीचर प्रोग्राम होता था दरीचे। हाँ, दरीचे की मैं बात करना चाहता था कि दरीचे वन ऑफ द ट्रेंड सेटर जो रहा है। वो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ थी उसके परिवेश में, उसमें क्या क्या खामियां थी, उनको कैसे सुधारा जा सकता है, उसके परिवेश में 23 साल तक वो प्रोग्राम हमने किया। उसमें आपने कौन सा कैरेक्टर निभाया? रमा का रोल मैंने प्ले किया। एक ही फीमेल का कैरेक्टर था, वो मैंने रोल प्ले किया। और उसमें आप जान सकते हैं कि अपने ज़माने के महमूद अहमद जो नोन एक अपने आप में संस्था थे, इंस्टीट्यूशन थे, JS परदेसी जी। मुझे लगता है दरीचे जब 23 साल चला तो जितने भी दिग्गज कलाकार हुए हैं रेडियो के, उन्होंने कभी ना कभी उसमें पार्ट अदा किया होगा। के दुग्गल जी, उसके बाद महमूद अहमद जी, JS परदेसी जी, KC मनास जी, यहाँ तक कि शिव मोहन, रविकांत जी ने दोहरा रोल उसमें करना, परदेसी जी ने दोहरा रोल करना। तो उस सीरियल ने, उस फीचर प्रोग्राम ने बहुत कुछ सिखाया, कैसे अपनी आवाज़ में चेंज लानी है अगर आप दूसरे कैरेक्टर में, वॉइस मॉड्यूलेशन जिसे कहते हैं। तो ये सब कुछ मुझे सिखाने वाले जो मेरे सी परवाना जी, JS परदेसी जी, महमूद अहमद जी, बहुत उन्होंने रोल अदा किया और बहुत प्यार से, बहुत सलीके से और तरीके से मुझ में एक ब्रॉडकास्टर को तराश कर सामने पेश किया। एक कमेंट्री बोलना और एक्ट करना कितना टफ है? बहुत मुश्किल है। कमेंट्री तो ऐसे प्लेन बोली जाती है। आप ऐसा है, जब हम छोटे थे ना राजू जी, तो समझ नहीं आता था इस ईडियट बॉक्स के अंदर कौन है, ये आवाज़ कहाँ से आती है। तो वो एक सस्पेंस सा था। जब वो सस्पेंस क्लियर हुआ तो फिर हम उस दुनिया के हो गए, अपने आप को उस दुनिया के लिए हमने ढाल लिया। तो फिर हमें लगा कि अपने आप में कितना ये अजब सा एक सेटअप बॉक्स है जिसमें आपकी आवाज़ अलग से बाहर आती है, लेकिन कोई नहीं पहचान पाता है ना, आवाज़ बदल जाती है, थोड़ी सी मॉड्यूलेशन होती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता ये कौन है। तो इसलिए हम कहते हैं आवाज़ की दुनिया के दोस्तों। जी। रेडियो स्टेशन जम्मू, जो आकाशवाणी जम्मू जिसे कहा जा सकता है, कितना पॉपुलर था कि यहाँ पे जो नाटक ब्रॉडकास्ट हुआ करते थे उनकी रीच पाकिस्तान तक थी। पाकिस्तान से बहुत से खत आया करते थे। उसके बाहर भी बड़े सगीर में आकाशवाणी जम्मू बहुत पॉपुलर था, जो रेडियो कश्मीर जम्मू के नाम से जाना जाता है। आपको याद होगा कि आपने भी एक नाटक जरूर, सावन जले भादो जले, पुष्कर नाथ जी का लिखा वो नाटक था। इतनी फरमाइश आती थी, आपका पत्र फरमाइश, और वो आपका पत्र फरमाइश मैंने यश शर्मा जी के साथ भी किया, बाकियों के साथ भी किया। इतनी बार उसमें फरमाइश आती थी कि बाद में यहाँ तक कि हमारे यहाँ से भी वो किसी हालत में नहीं था कि वो ब्रॉडकास्ट हो सके, ना ही हमें वहाँ की मिला, आर्काइव से मिला, सेंट्रल आर्काइव से। तो उसकी इतनी फरमाइश, और वो पुरस्कृत ड्रामा था जो कि हमारा एक प्राइज पोजीशन था, हमारा लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट भी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारी जो ड्रामा सेक्शन थी ना रेडियो कश्मीर जम्मू की, आकाशवाणी जम्मू की, वो अपने आप में एक मिसाल थी। इतने दिग्गज कलाकार थे, किसी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था वहाँ पे। एक हफ्ता रिहर्सल भी चलती थी। एक हफ्ता। मुझे याद है प्रोफेसर रीटा जितेंद्र मेरी टीचर भी रही,
बेस्ट डिबेटर मुझे बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रोफेसर चंचल डोगरा, उनकी सरपरस्ती में मैंने बहुत कुछ सीखा। इन सब ने मुझ में एक कलाकार तराशा। और मुझे याद है एक बार मैं सुबह की ड्यूटी सबसे मुश्किल ड्यूटी है, लेकिन हमें नहीं लगती थी क्योंकि ये हमारा पैशन था, विशेषकर सर्दियों में। हाँ 3 बजे उठना है और 5 बजे तुमने आना है, और अब तो पंच करना पड़ता है, तो तुम पंच करोगे तो तुम्हारी हाजिरी लगेगी। तो मैं जा रही थी 12:30 बजे, तो मैडम रिजिया जितेंद्र आई, उनकी बेटी मनीषा मेरी क्लास फेलो थी, तो एक फैमिली रिलेशन से, माधवी कहाँ जा रही हो? मैं कहा आंटी बहुत थक गई हूँ, घर जा रही हूँ। अंदर चलो। मैं कहा क्या करना आंटी? संस्कृत का नाटक करना है। अच्छा। मैं कहा आंटी मुझे संस्कृत नहीं आता। अरे जो हिंदी बोल सकता है वो संस्कृत क्यों नहीं बोल सकता? एंड शी मेड इट अ पॉइंट। उन्होंने 2 पेज मेरे से पढ़वाए। अच्छा। और जहाँ जहाँ मैं गलत थी उसको ठीक करवाया, और वो नाटक का जो था एक रोल था वो मुझसे करवाया। और हर बार मेरी ट्रांसमिशन सुनकर उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन कहना माधवी आज तुम्हारी ट्रांसमिशन में ये अच्छा था, यहाँ पे तुम्हारी थोड़ी सी गलती थी, मैं कल नहीं सुनना चाहती। तो मैं घर जाके रिहर्स करती थी उसको, ताकि मैं उनको निराश ना कर पाऊँ। और अगर आपने अच्छा ब्रॉडकास्टर बनना है राजेश्वर जी, कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये कोई इजी केक नहीं है। हाँ बिल्कुल। आपको इसके लिए भाषा पे बहुत ध्यान देना है, अपनी इनोटेशन पे बहुत। आपकी इनोटेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता चले कि आपकी आवाज़ ने कहाँ उतार देखना है, कहाँ चढ़ाव देखना है, वो कहाँ पे आपको इसमें सामंजस्य बिठाना है, वो ब्रॉडकास्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। और भाषा का ज्ञान, खासकर जब आपने लाइव जाना होता है, लाइव, उसमें आपको आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करती है। अगर गलती इंसान करता है, इंसान तो है ही गलतियों का पुतला, अगर गलती हो गई है, गलती को मैनेज करना, क्षमा याचना में कभी हिचकिचाहट ना करें, इमीडिएटली, ताकि आपको आपका लिसनर, आपका जो दर्शक है वो माफ कर सके कि इनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, किसी से भी गलती हो सकती है, पर ये जानते हैं कि गलती हो गई है, और माफी मांगकर ये आगे आप सही कह रही हैं। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, क्योंकि आप जब बैठी होती हैं स्टूडियो में तो अकेली रहती हैं। हाँ। आपको नहीं पता और मेरा स्टूडियो मैं और मेरा आप लाइव वो बेजान और लाइव चीज़ बनती है जब आपकी आवाज़ बाहर जाती है। हाँ। लोग सुन रहे होते हैं, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड आप में चाहिए कि आपको सुना जा रहा है। आप सही कह रहे हैं। और वही टफ चीज़ है। जब से FM पे हमें सुना जा रहा है, हर चलती गाड़ी में हमें सुना जा रहा है, हमारा जॉब और भी टफ हो गया। क्यों? आपकी जो लिसनिंग है वो बढ़ गई है। मैं नहीं कहती कि आप इसीलिए अच्छा बोलिए और ठीक बोलिए क्योंकि आपका हर कार में आपको सुना जा रहा है, नहीं। आप इस बात को दरकिनार कीजिए, आपको सही बोलना है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है बचपन में हमारे पिताजी सुबह 8 बजे की जो न्यूज़ आती थी, ये आकाशवाणी है, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। बहुत बड़े। तो वो हमें बताते थे कि इसमें क्या क्या इंट्रिकेसीज हैं, कैसे किस शब्द का उच्चारण होना चाहिए। और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी कि जब पहली बार मैं दिल्ली ट्रेनिंग के लिए गई, तो जो पहला हमें लेसन देने के लिए आए वो कोई और नहीं, देवकी नंदन पांडे थे। कितनी देर तक मैं स्तब्ध थी, क्या ये वही हैं जिन्हें मैं बचपन से सुन रही हूँ? उनकी आवाज़ में वही ग्रफनेस, वही एक ठोस आवाज़, वो सुनकर मैं कितनी देर तक अपने आप को समझ नहीं पाई मैं कहाँ बैठी हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि हमने किन किन को सुना और जिन जिन को सुनकर हम यहाँ तक पहुँचे, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उसमें जसदेव सिंह, नरोत्तम पुरी, देवकी नंदन पांडे, बहुत बड़े कमेंटेटर भी थे। हाँ। और भाषा का जो किस तरह से भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, कौन सा शब्द आगे लगने से क्या मतलब निकलता है, पीछे लगने से क्या मतलब निकलता है, गलत हो जाए तो क्या अनर्थ हो जाता है। जो है मतलब उसमें कामा कहाँ पे है, कहाँ रुकना है, कहाँ सांस लेनी है, पंक्चुएशन, पॉजेस बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ है जो आजकल बच्चे कर रहे हैं, जैसे FM की आपने बात की, तो FM मुझे लगता है, मैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता यहाँ पे, लेकिन जो बाकी चैनल्स हैं हो सकता है थोड़े से वो कमर्शियल लेवल पे ज़्यादा सोचते हों। FM का मतलब क्या संगीत ही रह गया? बहुत अच्छा सवाल है आपका राजेश्वर जी। FM का आपका तात्पर्य जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनके साथ भी है। आकाशवाणी और प्राइवेट चैनल्स में एक अंडरलाइंग डिफरेंस है, वो ये है कि आकाशवाणी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, क्योंकि आकाशवाणी अपने आप में एक बहुत इदारा, बहुत जैसे बड़ा भाषा इदारा की बात कर रही हैं, तो FM जो प्राइवेट चैनल्स हैं वहाँ पे भाषा को लेने देना कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है वहाँ पे, स्लैंग चलता है। वी आर गवर्न्ड बाय डूज एंड डोंट्स। हमारे डूज एंड डोंट्स अभी भी बरकरार हैं। हमने किसी अश्लील भाषा का, किसी अश्लील एक्सप्रेशन का इस्तेमाल नहीं करना। स्टैंडर्ड भी बना हुआ है। हाँ, इसलिए स्टैंडर्ड बना हुआ है। और आज भी बुजुर्ग जो है वो नहीं सुनते हैं
हमारा आकाशवाणी सुनते हैं। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि लाइव फोन इन प्रोग्राम्स हमारे आजकल प्रसारण की जीनत बने हुए हैं, चाहे वो डोगरी में हो, गोजरी में हो, भद्रवाही में हो, पंजाबी में हो, हिंदी में हो, क्योंकि उनको लगता है कि हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, हमारी बात सुनी जा रही है, उसका जवाब दिया जा रहा है, हमारी पसंद के गीत प्रसारित हो रहे हैं। और इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगी कि डोगरी का फ़ोन इन तुंदी फरमाइश और उसमें किसान भाइयों में प्रोग्राम होता है डोगरी का तुंदे फ़ोन तुंदे गीत, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं। नो डाउट मुझे लगता है वही लिसनर्स हमारे प्रोग्राम में भी करते हैं और वही लिसनर्स वहाँ भी करते हैं, लेकिन इससे ये भी सिद्ध होता है कि वो अपनी भाषा से कितना प्यार करते हैं, कितनी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है जब से मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ मेरी डोगरी भी इम्प्रूव हुई है। जब से मैं होता था ना पहले घर में इतनी नहीं बोली जाती थी, गेर दूसरा लग जाता था, लेकिन जब से मैंने रेडियो ज्वाइन किया है मुझे ये बड़ा एहसास हुआ कि अपनी जड़ों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, अपनी भाषा से आपका एक लगाव होगा, तब तक आप रेडियो पे शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे हमारे कार्यक्रम का जो कंसेप्ट है वह है अस्तित्व। जैसे आप कोई भी अनाउंसमेंट करती हैं या कोई भी कार्यक्रम करती हैं, आपकी कितनी ये कोशिश रहती है कि उसके माध्यम से मैं अपनी संस्कृति की बात करूं, विरासत की बात करूं, और जिसको भी हम बुलाते हैं बोलने के लिए उन पे भी वो चीज़ रहनी चाहिए कि हम उसी पे ज़्यादा डिस्कस करें। जब से अब तो आप समझ लीजिए कि मैं 6 साल की उम्र से रेडियो से जुड़ी थी और अब 31 अक्टूबर इसी साल में सेवानिवृत्त होंगी। आप समझ सकते हैं 54 साल मैंने एक इदारे को देने हैं। तो बहुत से लोगों का इंटरव्यू किया, बहुत से लोगों के साथ मैंने डाइट शेयर किया। बहुत मुझे एक तमन्ना थी कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ डाइट शेयर करूं, मेरी दिली तमन्ना थी। और जब मुझे नारायणा हॉस्पिटल इनॉग्रेट हुआ और वो मुझे सुनहरी मौका मिला, तो वो मेरे लिए वो करने का, क्योंकि कॉन्सर्ट और एंकरिंग मेरा एक पॉजिटिव और एक प्राइज पोजीशन था और मुझे अक्सर दिया जाता था क्योंकि इंग्लिश, हिंदी, डोगरी, उर्दू महारत बोल लेती थी मैं। तो जब मैंने उनके साथ मैंने डाइट शेयर किया, वो मेरे लिए बड़ा ही एक अविस्मरणीय दिन था। और मैं आपको बता सकती हूँ कि जब वो स्टेज पे आए 7 मिनट के लिए लगातार तालियों की वो गूंज मेरे कानों में आती रही। मोदी जी का ऑरा ही ऐसा है। मोदी जी का ऑरा ही ऐसा है, बिल्कुल सही आपने कहा। उसके अलावा राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह कार्यक्रम करना बहुत टफ रहता है। बहुत टफ रहता है क्योंकि वो अपने आप में बहुत से जानकार है, वो कोई ऐसे नहीं कि जिनको हम ग्रांटेड ले सकते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कल ही, क्योंकि बेशक आपका इंटरव्यू थोड़ी देर के बाद ब्रॉडकास्ट होगा, लेकिन टाइम्स नो का कल कार्यक्रम था, एक जी इकोनॉमिक टाइम्स का कार्यक्रम था, कॉन्क्लेव टाइप समझ लीजिए, समिट था। जी। उसमें मोदी जी आए थे, विनीत जान जी आए थे, एमडी टाइम्स ग्रुप के, नविका कुमार जी कर रही थी कंडक्ट। नविका कुमार जी भूल गई कि मोदी जी को पहले ऑनर करना है शाल दे के। विनीत जान जी आ गए, उसके बाद मोदी जी आ गए। मोदी ने लेक्चर भी दे दिया और ये भी कहा कि मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद नविका जी को रियलाइज तो हो चुका था। अब मोदी जी को वो टोक नहीं सकती थी। मोदी ने जब अपना भाषण कंप्लीट कर लिया, उसके बाद कहा कि आपका बड़प्पन है कि आपने हमें रिमाइंड करवाया, लेकिन सभी को पता भी नहीं चला, हम हमको इनिशियली शुरुआत में ऑनर करना भूल गए। तो बहुत टफ है मोदी जी के साथ काम करना। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड जो एंकर की है ना, वही काम आती है। बहुत से ऐसे किस्से हैं हमारी भी जिंदगी में जब आपको जिस समय कहा गया, अगर वो थोड़ा सा भी आप हिल गए, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड आप बहुत जरूरी है। आप उसको मौके को वहीं पे संभालना आपको, ताकि जो दर्शक है, जो आपका श्रोता है, उसको पता भी ना चले कि ऐसा कुछ हुआ है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आई थी हमारी प्रेसिडेंट हरि निवास में, तो वहाँ पे हमें प्रोग्राम कंडक्ट करना था। तो वो जब कंडक्ट कर रहे तो उनके लिए इतनी सर्दी थी, ठंडी हवाएं और सीधा तवी से वो ठंडी हवाएं, उन्होंने कभी ऐसी हवाएं देखी नहीं थी। अपने आप को पूरा कवर करके मुझे लगता है 15 नहीं तो 20 मिनट वो बैठी थी उसमें, और उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। लेकिन इन सब लोगों को, चाहे वो उस्ताद अमजद अली खान हो, पंडित शिव कुमार शर्मा हो, अब नंबर मैं कितने नाम गिनाऊं आपको कि बहुत से मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन हर प्रोग्राम से मैंने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। वही प्रेजेंस ऑफ माइंड तो चाहिए। इरशाद कामिल आए थे 2 साल पहले, जो हर गणतंत्र दिवस में जो होता है, कवि गोष्ठी जो, इरशाद कामिल से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके गीत जो इतने पॉपुलर हुए थे, तो इन सब लोगों से मिलकर तुम ये जरूर सीखते हो कि कहाँ तक ये पहुंचे हैं, लेकिन कितने विनम्र हैं, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो हम तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। और अपने आप को जब तक आप धरती के साथ जुड़े रहेंगे तब तक आप सीखते रहेंगे। जब तक आप लगेंगे कि आप दूसरों से ऊपर हैं, ऊंचे हैं, तो सीखना वहीं पे खत्म हो जाएगा। रेडियो कश्मीर जम्मू से जो शुरुआत हुई थी,
आकाशवाणी जम्मू तक पहुंच गए। आप तो उद्घोषणा भी डोगरी भाषा में ही होती है। हाँ। कितना अंदर से आनंदित महसूस करती हैं आप? आपने मुझे वो दिन क्योंकि याद डोगरी हमारी दिलाया, मातृभाषा है। मातृभाषा साड़ी। जो पहली अनाउंसमेंट की थी जब हम डोगरी हमारा केंद्र बना था, वो मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मुझे याद है हमारी सुश्री अंजलि शर्मा बिल्कुल, डायरेक्टर थी, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो मेरी ही ड्यूटी थी और मैंने ही पहली अनाउंसमेंट डोगरी में की थी। वो मुझे ऐतिहासिक क्षण। ऐतिहासिक क्षण था मेरे लिए, क्योंकि कब से हम लोग इसके लिए संकल्प लगा हुआ था कि करेंगे, हाँ, डिमांड लेकिन थी हो बहुत नहीं देर पा से। रहा था। हुआ अजीब सा लगता था ना, अजीब रेडियो सा। कश्मीर जम्मू। और कोई और अपने आप में मुझे लगता था यार क्यों लेना है नाम, लेकिन जब वो क्षण आया तो हम इतना अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। और आपने बिल्कुल सही कहा, रेडियो कश्मीर जम्मू से आकाशवाणी जम्मू का ये जो सफ़र था इतना आसान नहीं था, बट कहते हैं ना जज्बा हो, दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और सफलता आपके कदम चूमती ज़रूर है, लेकिन आपकी नीयत, आपका जो जज्बा है वो दृढ़ होना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि जिन लोगों ने ये सुनना है इंटरव्यू बाद में, वो पूरे दृढ़ निश्चय के साथ जीवन के जिस भी पथ पर आगे बढ़ने की किसी भी कोशिश कार्य करेंगे क्षेत्र में जी, तो ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन ये ज़रूर रखें कि दृढ़ निश्चय साथ में रहे। उसके बिना काम नहीं चल सकता, उसके बिना आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। आप घर की बात ले लीजिए, आपने कोई चीज़ बनानी, मकान बना रहे हैं आप, अगर आपको ये पता ना हो कि मैंने इतनी सी जगह में क्या कुछ बनाना है, तब तो वो क्या बनेगा, मेस हो जाएगा। तो ये हर किसी कार्य क्षेत्र में है, और हर कार्य क्षेत्र में अपना फोकस ठीक रखिए। अगर आपका फोकस ठीक नहीं है तो सफलता आपसे कहीं दूर रहेगी, और फिर सफलता तो उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बड़ा पुराना डायलॉग लेकिन है बहुत सच्चा, बहुत सच्चा, बहुत सच्चा है। आपको हम बताएं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे मन की बात है, हमें उसको बार बार अनाउंस करना है, और हम मन की बात को अनाउंस करने के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं कि एक ऐसा चैप्टर शुरू हुआ है जिसके लिए हर भारतवासी को गर्व है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात के जरिए कितने ही मुद्दों को हल कर दिया जिनके ऊपर अभी तक कभी किसी का ख्याल ही नहीं गया था। बिल्कुल। आप एक्सेल स्टूडियोज में आए, बहुत ढेर सारी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बुलाया, याद किया, और अपने श्रोताओं की भी मैं आभारी हूँ और आपकी भी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश्वर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्तित्व के इस अंक में अपने बातचीत सुनी रेडियो सखी माधवी जी से। उन्होंने कहा कि जीवन के किसी भी पथ पर अगर आपने कदम बढ़ाने हैं तो दृढ़ निश्चय बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।